बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और आज इतवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन। कल से नए हफ्ते का आगाज़ होगा, नई उम्मीदों नई ख्वाहिशों के साथ। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो उम्मीदें ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि उम्मीदों के दिए बुझना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, जो हमारी सियासी सूरत हाल है, जो उस पर चहमगोइयाँ हैं, जो इस पर स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स हैं, उस हवाले से चीज़ें कुछ ब्राइट दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमात जिसकी जानिब से सबसे ज़्यादा मुतालबा किया जा रहा था इलेक्शंस के हवाले से, वो इस वक्त तकसीम का और टूट फूट का शिकार है। अब सवाल यहाँ पर क्या उठता है कि क्या उस टूट फूट का शिकार उनके वोट बैंक, उसका असर जो है उसके वोट बैंक पर भी पड़ेगा अगर इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से पहले अक्टूबर की तारीख दी जा रही थी कि असम्बली जनाब अगस्त तक उसकी मुद्दत है और उसके बाद असखुद जो है वो तहलील हो जाएगी और उसके बाद फिर आगे इलेक्शंस होंगे अक्टूबर में। उसके अलावा बज़ाहिर कोई चारा दिखाई नहीं देता। लेकिन अब अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, अगर आप ट्विटर को एक्सप्लोर करें, अगर दूसरी साइट्स पर जाएं, तो आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें हवाले दिए जा रहे हैं सन 2024 के। तो क्यों दिए जा रहे हैं, क्या मुमकिनात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, मईशत के हवाले से इसहाक डार साहब जिस ओहदे पर विराजमान हैं, वो ओहदा ज़ाहिर है कि इस बात का मुतकाज़ी है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आपको उम्मीद का दिया बुझाना नहीं चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच भी ज़ाहिर है आपकी होनी चाहिए। तो क्या उनकी अप्रोच रियलिस्टिक है? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने फरमाया कि पहली सहमाही में ना सही लेकिन दूसरी सहमाही में लाजमी तौर पर हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे अगर IMF के पास ना गए। ओवरऑल जो इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं। साथ ही साथ अभी ये भी बार्टर ट्रेड का भी फैसला हुआ है, तो उसके असरात क्या होंगे, क्या चीज़ें बार्टर हो सकेंगी इकॉनमी पे, उस पर ज़ाहिर है डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी, तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी आज का जो हमारा शो है, बेसिकली हमने कल मईशत के हवाले से बात की, तो उसके अंदर जो हमारा पैनल था उसके अंदर हमने मारूफ मईशत दानों को रखा, उससे पहले पॉलिटिकल हमारा था। आज हमने थोड़ा सा तज्जियाती अपना डिस्कशन करना है। तो हमारे साथ मुल्क के मारूफ तज्जियाकार मौजूद हैं। तारुफ आपसे करवाए देते हैं। बुखारी साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साथ ही साथ इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ आज लाहौर से मौजूद हैं। और रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों साहिबान का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू बुखारी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, दिस इज़ ओवरऑल वेरी कंसर्निंग। कि एक होता है ना कि जिसमें कल का नहीं पता चल रहा होता कि कल क्या होने जा रहा है, अगला दिन क्या नवीद लेके आएगा। अब सूरत हाल जो है, पहले एक जमात थी जिसका मुतालबा था इलेक्शंस के हवाले से, उस जमात को अपनी बका के लाले पड़ गए हैं और तकसीम और लोगों के इधर उधर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है 9 मई के बाद से। क्या आपको सूरत हाल पाकिस्तान की बनती दिखाई दे रही है अगले कुछ दिनों में? बहुत शुक्रिया आपका सती साहब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि सियासी एतबार से, माशी एतबार से तो ख़राब है ही सूरत हाल, लेकिन सियासी एतबार से भी कुछ सूरत हाल बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। PDM की हुकूमत जो है वो इलेक्शन से एक के बाद दूसरे जवाब से यानी बचना चाह रही है, कह लीजिए, या टालना चाह रही है उसको। अब तक तो यही सूरत हाल थी। पंजाब के इलेक्शन, KPK के इलेक्शन हमने देखा कि 90 दिन में होने की बजाय वो अभी तक भी नहीं हुए हैं और ना कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ रही है कि वो बहुत जल्द होने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके हवाले से भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, वो हम भी सुन रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, मैं समझता हूँ कि अब अगर इन्होंने अक्टूबर से आगे, यानी जो ड्यू डेट है 12 अगस्त को शायद असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, अगर ये वो नहीं कराते हैं तो मेरे ख्याल से ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। इलेक्शन को अब टाला नहीं जा सकता है, इसलिए कि जिस किस्म की पोलराइजेशन इस वक्त हम देख रहे हैं, एक बड़ी जमात जिसका जो बरसे इक़्तिदार रही और अब उस टूट फूट का शिकार है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक कुदरती और एक नेचुरल किस्म का स्क्रूटनी का प्रोसेस है कि वो लोग जिन्होंने साथ छोड़ना था वो छोड़ गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब अखज़ कर लेना कि वो पार्टी ख़त्म हो गई है, मेरे ख्याल से हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। उसकी रिसरेक्शन हो सकती है, उसका वोट बैंक है लोगों में, उसकी पजीराई थी, पजीराई है। चले इसी पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि ये जो आइंदा इलेक्शंस हैं जो कि सर पे खड़े हैं, उन इलेक्शंस से पहले क्या रिसरेक्शन आपको दिखाई दे रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि वो इलेक्शन जब डेट अनाउंस होगी, उसके बाद जो अरसा बीच में होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी।
एक तो इसी पार्टी को छोड़ के जाने वाले लोगों की नई जमात सामने आने के इम्कानात हैं। वो कोई इम्पैक्ट बना सकेगी कि नहीं, उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जमात जो इलेक्शन के इतने करीब तश्कील पाती है वो उस इलेक्शन में कभी भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं डाल सकती। इसलिए जो तरीन ग्रुप कह लीजिए या कोई भी दूसरा ग्रुप जो बनने जा रहा है, जो इस जमात के छोड़े हुए लोग जिसमें शामिल होंगे, उसका इलेक्शन के ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा ये मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस पार्टी की बात हम कर रहे हैं उस पार्टी को आप सिरे से अक्सर ये नहीं कह सकते कि वो कहीं दिखाई नहीं देगी इन इलेक्शन में, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इस पार्टी का एक वोट बैंक है, वो रहेगा। वो कैसे उसको उसकी लीडरशिप डील करती है सारा दारोमदार इसके ऊपर है। क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो, क्या नया मैनिफेस्टो लेके आते हैं, क्या नए स्लोगन्स हैं, सारा दारोमदार उसके ऊपर है। लेकिन इलेक्शन से उनको माइनस करके मैं किसी इलेक्शन को देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। जी चलें भट्टी साहब, आप जरा फरमा दीजिएगा कि सूरत हाल में क्या आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से र्यूमर्स हैं, जिस तरह से बातें की जा रही हैं। बुखारी साहब तो क्लियर कट कहते हैं कि इसके अलावा वो एक तरह की खुदकुशी के मुतरादिफ उन्होंने कहा कि होगा, यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो नहीं था लेकिन वो होगा। आपको लगता है ऐसा ही है, हो जाएंगे अक्टूबर में इलेक्शंस? देखिए, एक सवाल का जवाब देने से पहले आज मैं बड़ा हैरान हूं कि बुखारी साहब और रूमी साहब और आप तीनों लेडी किलर लग रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, जेलस फील कर रहा हूं। तीनों बड़े डैशिंग किस्म के लग रहे हैं, या पता नहीं मेरी स्क्रीन ठीक तरह से नहीं आ रही। तो दूसरी हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी अपनी। हाँ, यही है। इसमें मैं ऐसा फंसा हुआ लग रहा हूं कि जैसा नजर बट्टू नहीं होता। लेकिन अच्छा, अब आ जाइए इस बात पे कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको अगर हम, आपने नेशनल ज्योग्राफी देखा होगा चैनल अक्सर, जी, उसमें जब कोई जानवर गिरता है तो या वो अपने बोझ से या जख्मी होकर या किसी तरह, तो गिद्धें, चीलें, मुर्दार खाने वाली गिद्धें और चीलें आ जाती हैं, उड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर वो आखिरी उसका काम तमाम करती हैं। हमारी सियासत में 75 साल तारीख में यही होता आ रहा है। मौका शनास गिद्धें, मौका परस्त चीलें, ये जब भी कोई एक पार्टी गिरती है, जब भी कोई एक पार्टी टूट फूट का शिकार होती है, तो ये पहुंच जाते हैं खैर से और अपना अपना हिस्सा अपना अपना वो वसूल करते हैं। 9 मई का बोझ ऐसा है, ये 9/11 है पाकिस्तान का, और इसका बोझ ऐसा है कि इस पे तहरीक इंसाफ 9 मई से पहले कुछ और थी, तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद कुछ और है। और अनडाउटेबली कोई शक ही नहीं है कि 9 मई का जो है वो एक बड़ा शर्मनाक और स्याह दिन है, और इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है। अब ये बात ये है कि इलेक्शन कब होते हैं। अब ये इस वक्त मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में है, बदतरीन आइनी बहरान में है, बदतरीन अदालती बहरान में है, बदतरीन सियासी बहरान में है। इलेक्शन कब होते हैं? इलेक्शन जब होते हैं तब कासम के अब्बा कहाँ होंगे, इलेक्शन जब होते हैं तब तहरीक इंसाफ कहाँ होगी, कितनी टिकटें उसकी ली जा चुकी होंगी, कितने लोग टिकटें वापस कर चुके होंगे, कितने उसके उम्मीदवार मौजूद होंगे, फौजी अदालतों के मुकदमों का क्या बनेगा, 9 मई के मुकदमे क्या होंगे, और कौन कौन इसमें शामिल होगा और कौन कौन नहीं होगा। इलेक्शन जब होते हैं तब पीडीएम की क्या हिकमत अमली होती है, क्या वो अपने जो उनका वायद 9 मई से पहले तक उनका जो सियासी हरीफ था कासिम का अब्बा, या उनके जो सियासी जमात थी उसने पीडीएम को लिटाया हुआ था, आगे लगाया हुआ था। और उसके बाद हाल ये है कि अब 9 मई का जो बोझ है वो उस पे जो सारा बेनिफिट है वो पीडीएम को पहुंच रहा है। अब ये अभी बहुत सारे डॉट्स मुकम्मल होने हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर मुझे अभी 8 अक्टूबर को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहा है, कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, 50-50 है। अभी बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। असेंबली तो तहलील हो जाएगी अपनी मुद्दत पे 12 अगस्त को, तो उसके बाद कैसे उस तरीक़ेकार को रोका जाएगा? फिर जाहिर है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ तो जो पोजीशन उसकी दिखाई दे रही है असेंबली में जाने वाली भी नहीं है, तो ये सारा कुछ जो इस वक्त चल रहा है 90 दिन की मुद्दत पूरे होने के बाद, तो उसमें आईनी कवर कहाँ से आएगा? पहले तो फिर भी इम्कानात थे कि जी
तहरीक इंसाफ वापस चली जाती है असम्बलियों में, तो फिर उस सूरत में कोई आईनी तरमीम कर लेते हैं 2/3 मेजॉरिटी से, तो देन दे विल हैव अ चांस कि इस सारी चीज़ को एक टाइम के लिए, वन टाइम के लिए कवर दे दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी क्या रास्ता हो सकता है? आपका बड़ा मासूमाना सवाल है और कमाल का सवाल है। आप मुझे बताइए कि जब केपी असम्बली और पंजाब असम्बली टूटी थी, ये आईने पाकिस्तान उस वक्त छुट्टियों पे गया हुआ था यूरोप नवाज शरीफ साहब के साथ, या उम्रा करने गया हुआ था? और ये इलेक्शन कमीशन, ये गवर्नर्स, ये हुकूमत उस वक्त मौजूद नहीं थी। उस वक्त आईनी कवर क्या था? और उस वक्त असम्बली, छोड़िए इमरान खान का जो एक बलंडर था कि कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियाँ छोड़ना उनका हक था, उनको आईनी हक था, लेकिन ये पॉलिटिकली बड़ा बलंडर साबित हुआ। इसको छोड़िए, लेकिन ये बताइए कि क्या जब भी था और मशवरा भी कौमी असम्बली में, हाँ, कौमी असम्बली से जो निकले वो तो चलो छोड़िए, जो दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, उसके बाद तो आईने पाकिस्तान कहता है ना कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, तो तब क्यों नहीं? तब आईने पाकिस्तान का था। मैं भी तो कह रहा हूं। तो इसलिए भाईजान मुझे अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, 9 मई के बाद पाकिस्तान बदल गया है, और उससे पहले मुज़ाकरात फिर भी हो सकते थे, उससे पहले फिर भी सियासी तौर पे बैठा जा सकता था। 9 मई के बाद मुझे लग नहीं रहा कोई मोजज़ा हो जाए, कोई करामत हो जाए। हाँ, अगर तरीके इंसाफ अपने बोझ के थले दब जाती है, सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्जा यार फिरे, PDM वाले जो हैं वो, जैसे आजकल जरदारी साहब एक्टिव हैं, और बिलावल का साउथ पंजाब और बाकी सारे जो मौका शनास, मौका परस्त हैं, जो इस वक्त अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, माले गनीमत बांट रहे हैं, अगर वो उनका कोई जैक लग जाए और मुनासिब वक्त हो, तो हो सकता है 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाए, वरना मुझे होते इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है। रजा रूमी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और महजूज भी हो रहे हैं, तो एक तो उसकी वजह भी बता दीजिएगा, दूसरा आपको क्या लगता है इस वक्त वो कहते हैं ना कि कोई समत तो ऐसी हो जहां से कोई अच्छी खबर आए। हालात इस कदर परेशान कुन है कि किसी समत से, मुआशी हो, सियासी हो, अदालती हो, कहीं से भी कोई हवा का ताज़ा झोंका नहीं आ रहा। आप कुछ देख रहे हैं पॉजिटिविटी? देखिए, पॉजिटिविटी तो क्या इंसान देख सकता है, जो इतना बड़ा संगीन किस्म का बहरान और हमा जहत बहरान पाकिस्तान को लाहक है, तो उसमें तो यही है कि खुदा करे कि इसमें से कोई रास्ता निकल आए जो है मईशत का और जमहूरियत के बचने का, तो उम्मीद की किरण दिखाई देगी। देखिए, जो भी वाकयात हुए हैं ख़ुसूसन 9 मई के बाद, तो उसमें बहुत सारी तशवीशनाक बातें जो हैं वो उभर कर आई हैं। एक तो जाहिरी बात है कि सबसे जो अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात ने इस तरह से अफवाज पाकिस्तान पर डायरेक्टली हमला नहीं किया। सियासी जमात या उनके बहके हुए मिसलेड कारकुन जो भी कहें, तो ये खुद एक बड़ी अफसोसनाक बात है। इस पे हम ना तो इस पे खुश हो सकते हैं, ना इस पे कोई रिजॉइस कर सकते हैं। ये बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में। देखिए, इससे पहले जो ग्रुप्स ये करते आए हैं वो दहशतगर्द ग्रुप्स करते आए हैं, जो कि अफवाज पाकिस्तान को या सोल्जर्स को या उनकी तनसीबात को अटैक करते रहे। तो ये तो, लेकिन उसके ऊपर जो रिएक्शन आया है वो भी बहुत ही सीरियस और संगीन है। हजारों के तादाद में कारकुन जो हैं PTI के और उनके सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स, वो जेलों में हैं। अब जो है वो आर्मी एक्ट के तहत उनके कुछ के मुकदमे शुरू होने वाले हैं या गालिबन हो चुके हैं। लोगों को पकड़ कर बार बार, एक बार इनको कोई बेल मिलती है, दूसरी बार पकड़ लिया जाता है, तीसरी बार, चौथी बार। देखिए, ये कोई ये उम्मीद अफजा ये चीजें नहीं है, और इस हवाले से नहीं है कि इससे अब भूल जाइए कि पार्टी हमारी क्या प्रेफरेंस है, कि कोई PTI का सपोर्टर है या कोई एंटी PTI है। इस वक्त तो ये मुल्क की जमहूरियत और इसका जो आईनी निज़ाम है वो अस खुद उस पर एक सवालिया निशान लग चुका है। ये तमीद मैंने इसलिए बांधी। अच्छा रज़ा साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने तस्करा किया ना इस हवाले से, तो जाहिर है कि जो ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं, इवन ये कि आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग भी माशाल्लाह ओपिनियन मेकर्स हैं, लोगों का बात सुनते हैं, लोग को असर होता है उनके ऊपर। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, उनके जो रहनुमा होते हैं, उनके पास ये ताकत होती है कि वो लोगों का दिमाग बना सकें, बदल सकें। अब आपको पता है कि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में जो सिचुएशन रही, जिस तरह की बातें होती रही यहाँ पर, उसमें हुआ क्या कि लोगों का मिजाज या दिमाग जिस भी तरह से बना, हालांकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को पता होना चाहिए कि क्या फ़ैसला हम कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं,
और हमारे मुल्क की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी इमलाक हैं कि अव्वल तो किसी भी इमलाक को नुकसान पहुँचाना ज़ाहिर है कि ये जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन कौन सी हमारी रेड लाइन है, हमारा वतन हमारी रेड लाइन, उसके ऊपर वो करते हैं अमल, और फिर वो साथ ही साथ वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर है कि जिन्होंने ये हमला किया है वो भुगतेंगे नताइज उसके, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर्स जो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे वो बासानी अब देखें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, फिर रास्ते भी चेंज कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है उनको? जी, मैं अर्ज यही कर रहा था कि आपने चूंकि इलेक्शन का सवाल उठाया था, इलेक्शंस जो हैं और जमहूरी निज़ाम का तसलसल जो है वो आईनी हुक्मरानी से मुंसलिक है, उससे अलहदा नहीं है। अगर पाकिस्तान में आईनी हुक्मरानी बचेगी, चलेगी, तो जब भी इलेक्शन होंगे। अब तो उस पर सवालिया निशान हो गया है। और उसके साथ साथ जो हमने रवैया देखा है ये जो फसली बटेरों का, ये तो हमें मालूम है। देखिए, ये कोई पहली बार तो कोई जमात की शिकस्त व रेख नहीं हो रही। आप इससे पहले देख चुके हैं 2016, 17, 18 में PMLN को किस तरह से तोड़ा गया, जनूबी पंजाब के महाज से लोगों को निकाला गया, महकमा ज़राअत के स्प्रे करके मुख्तलिफ फसलों को बचाया गया या ठीक किया गया या फिक्स किया गया। तो उसमें लोग निकले, उस वक्त विकटें गिरा करती थी। जी, विकटें रोजाना बड़ा उस पे जो वो क्या कहते हैं, बड़ी प्राइड के साथ कहा जाता था आज 2 विकटें गिरी, आज 3 गिरी। उससे पहले हमने देखा 1999 के बाद की सूरत हाल देख लें रजा साहब, वो भी सबको याद ही है, काफ लीग कैसे बनी थी जी, और PPP को जिस तरह तोड़ा गया, उसमें से पेट्रियट्स निकाले गए। ये पाकिस्तान में किंग्स पार्टियां जो है 1947 से ही बनना शुरू हो गई थी, और वो एक मुस्तकिल घोड़ा होता है रेस का। ये जो बहुत सारे लोग यूनियनिस्ट पार्टी में थे 14 अगस्त 1947 को, 15-16 को वो सब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। उन्होंने कहा जी इसको पावर मिली है, तो वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन बहरहाल तारीख को छोड़िए, अभी की बात करते हैं। अभी का जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर जो एक तनाव और एक जो टेंशन एक सियासी जमात का डायरेक्टली रियासत के साथ हो गया है, वो एक बड़ा खतरनाक मामला है। और उसके ऊपर इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। आज भी उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज, रॉयटर्स को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। वो अबू कासिम, चूंकि अब पता नहीं कि पाबंदी रियल है कि इमेजिन है, इसलिए मैं भी एहतियात से काम लूंगा। तो ऐसे इंटरव्यूज आ रहे हैं जहां पे मुस्तकिल वही बयानिया चलाया जा रहा है जो कि 9 मई से पहले का था। गोया कि कुछ सबक नहीं सीखा गया। और वो गार्डियन अखबार हो, रॉयटर्स हो, BBC को इंटरव्यू हो, मुख्तलिफ और नशरियाती इदारे जो हैं आलमी, उनका हो, बल्कि यहाँ तक कि अब तो अमेरिका को ये कहा जा रहा है कि जी आप इंटरवीन करें। एक वो जमाना था कि जब अमेरिकी साजिश का ढंडोरा पीटा जाता था, और आज उसी अमेरिका को कहा जा रहा है कि भाई आज वो मदद करो। अब इस सूरत हाल में आप मुझे ये बताइए ना कि रियासत पाकिस्तान पहले बचेगी या फिर क्या होगा। रियासत और आइन भी तो उसी से आपस में मदगम है। तो अगर हमें रियासत को बचाना, आइन को बचाना, आइन को बचाना, तो रियासत को बचाना है। इसलिए इलेक्शंस तो करवाने होंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये लगता है कि शायद उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुल्क में जो टेंशन और जो अफरा तफरी है, उसके लिए इलेक्शंस करवाना लाजमी होंगे, और वो मुझे उम्मीद है कि इसी साल होंगे। जी चलें जी, लेट्स होप सो। यहाँ पर जी गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, और बात हो रही है कि जी इलेक्शंस अगर हो भी जाते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पहले 9 मई से पहले एक मुस्तहकम जमात थी और ज़ाहिर है कि उसकी मकबूलियत बड़ी थी, लेकिन अब उसके लिए सूरत हाल क्या रह गई है, चूँकि जिस तरह से लोग पार्टी को खैर बात कह रहे हैं, और फिर अब क्या सियासी मुस्तकबिल हो सकता है, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। तो सलीम बुखारी साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि पार्टी सरबराह की अपनी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी हो, वो तो एक अलग चीज़ है, वो प्लस पॉइंट होता है, लेकिन ये कह देना कि किसी को भी खड़े कर दें तो वोट जो है वो मिल जाएगा, या फिर इलेक्टेबल्स की अपनी एक जो है वो एक अफादियत होती है, उनकी मौजूदगी से फ़र्क पड़ता है पार्टी पे। और ख़ास तौर पर जो लोग इस तरीके से पार्टी को इस वक्त पर खैर बात कह जाएं, तो दूसरी पार्टियों को क्या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ एक पूरी रवायत है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं जब तोड़ फोड़ का शिकार होती हैं तो उसके अंदर से इस किस्म के ग्रुप्स निकलते हैं। पैट्रियट का जिक्र किया रूमी साहब ने, बिल्कुल ठीक है, पीपल्स पार्टी में से निकली थी। 18 बंदों के साथ मंजूर भुट्टो साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे, अगर आपको याद हो।
फिर उसके बाद नून लीग का जो कबाड़ा हुआ था, फिर उसके अंदर से काफ लीग निकल आई थी। ये सारा कुछ तो होता रहा है यहाँ। लेकिन ये लोग जो हैं ये ऑलरेडी सारे पहले से नॉन फसली बटेरे थे। ये वो माइग्रेटरी बर्ड जिसको कहते हैं, आप कोई भी नाम दे लें इसको आप। जब ये सब कुछ हो रहा था, एक ऐसा वक्त था जब खान साहब को ये भी याद नहीं रहता था या मालूम नहीं होता था कि किसके गले में दुपट्टा डालना है। तो 2-3 मरतबा डाल के दुपट्टा वापस लेके फिर किसी और के गले में डाला। अगर आपको याद हो, जब पंजाब का वो जनूबी पंजाब का सूबा बनने की बात थी, तो ये जिस तरीके से आए थे लोग, उसी रफ्तार से ही भागे हैं। ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। और मुझे इस बात पे ज़्यादा अफसोस है कि खान साहब ने अपने 4 साल इक़्तिदार के बीच और इक़्तिदार से निकलने के बाद भी अपनी पार्टी की तंजीम नौ के बारे में एक लम्हा उन्होंने सर्फ नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा जुर्म उनका ये है कि उनके बंदों ने कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स जो है ना उसको समझा, ना उसके लिए कोई काम किया है। लिहाजा वोटर जो है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर से पंजाब का, मेरे ख्याल से रूमी साहब और भट्टी साहब इत्तेफाक करेंगे मुझसे, उसके अगर मोहल्ले का काम नहीं हुआ है, उसका अगर सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, वहाँ अगर लाइटें नहीं लगी हैं, तो वो तो माफ़ नहीं करता है। बहुत ही रुथलेसली ट्रीट करता है जब लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं। खान साहब के पास और उसके बंदों के पास सिवाय जलसे करने के, एहतजाज करने के, जुलूस निकालने के और या शख्सी मकबूलियत पर रिलाई करने काम था नहीं। जी हाँ, ये पर्सनैलिटी कल्ट का क्राउड जो होता है ना, इसकी ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। ये हर बंदा जो है वो ये समझता था कि सिर्फ खान साहब को कोई जुमला कह के खुश करके अपनी नौकरी पक्की रखी जा सकती है, और इसका कोई तरीका नहीं है। अच्छा। लिहाजा पॉलिटिक्स जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स होती है वो इन्होंने की नहीं है। और उसके बारे में मेरे ख्याल से भट्टी साहब और रूमी साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो साइलेंट, जो स्विंग वोट होता है जिसको कहते हैं हम, वो माफ नहीं करता है अगर उनके काम नहीं होते। एक दूसरी बात भट्टी साहब ने बहुत अच्छी की एक तो कि 9 मई का बोझ जो है, मैं थोड़ा सा बस एक थोड़ी सा जुमले की इजाजत दीजिए। 9 मई का बोझ जो है वो यकीनी तौर के ऊपर उठाना पड़ेगा इमरान खान साहब को। इसका नुकसान होगा उनको इलेक्शन में, लेकिन पीडीएम का फायदा है। ये जो 9 मई का बोझ खान साहब पे पड़ेगा, ये पीडीएम का बोझ उतर रहा होगा, लिहाजा वो कराएंगे इलेक्शन। मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इलेक्शन ना कराए, थोड़ी सी ताखीर करने की कोशिश की, जिस तरह हम सुन रहे हैं, कोई कह रहा है इमरजेंसी लगेगी 6 महीने की, कोई कह रहा है कुछ, अगर की तो उसका नुकसान होगा पीडीएम को। ये जिस तरह का मलबा इस वक्त पड़ा हुआ है इस पार्टी के ऊपर, उसका वो बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे और एन वक्त के ऊपर इलेक्शन करा देंगे। लिख लीजिए मेरी बात आप। ठीक है, चले। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये जरा फरमाइएगा कि वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, पूरा शेर है, ज़ाहिर है आपके इल्म में होगा। ये जब आपको याद होगा काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, जब ये फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और शिकवा भी उनकी जानिब से किया गया था टिकट ना मिलने के हवाले से, और कुछ लोगों का तस्करा भी हुआ था कि उनको टिकट्स नहीं मिलने चाहिए थे। उस वक्त क्या कुछ लग रहा था कि आगे जाके ऐसी कोई पोजीशन आ सकती है, सूरत हाल आ सकती है कि वो ज़ाहिर है कि एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है अगर पार्टी को खैरबाद कहना हो? एक तो ये। दूसरा ये कि अब ज़ाहिर है कि ये जो पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं, फिर जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, तो ये नुकसान किसको होगा? नून लीग को होगा, क्योंकि नून लीग का एक अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से सामने आ रहा है। कौन इस वक्त गेन कर रहा है पंजाब में? देखिए भाईजान, जो आपने एक मिसरा बोला वो है वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये 13 महीने का बयानिया है इमरान खान साहब का, और बिलाशुबा हिट बयानिया था उनके तौर पे, लेकिन उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ और पहले दिन से कह रहा हूँ, 2 गलतियाँ कर बैठे। एक तो वो निज़ाम से निकल गए, मतलब कौमी असम्बली से निकल गए और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी अपनी हुकूमतें, और दूसरा फ़ौज से लड़ पड़े, और फ़ौज से ऐसा लड़े कि मीर जाफ़र मीर सादिक बना दिया। उनके इक़्तिदार में आने की बहुत बड़ी वजह, तो लिहाजा उन्हें और कुछ ना करते तो वो एहसान फरामोशी ना करते, या कम अज़ कम ये लड़ाई ना लड़ते। ये लड़ाई वो पीडीएम से लड़ते तो कमाल कर देते। पीडीएम से मैच वो जीत चुके थे, और इमरान खान साहब की ज़ुबान में इस तरह के 10 विकेटें बाकी थी, 10 ओवर बाकी थे और 10 रन चाहिए थे, लेकिन बस ऐसा हुआ कि वो, और फिर ऊपर से 9 मई आ गया। दूसरी बात भाईजान कि ये जो आपने जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया या बाकियों का नाम लिया, ये सारे, ये जो मैंने अभी कहा है ना कि नेशनल ज्योग्राफिक वाली वो फिल्म के जो गिद्धे
और चीलें और मुर्दार खाने वाले लोग, वो है ना, एक शेर है बुखारी साहब की नज़र है कि खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं हमारे शहर में कसरत से पाए जाते हैं, ये कौन लोग हैं पहले कभी नहीं देखे जो खींच तान के मंजर पे लाए जाते हैं। और दूसरा जो आज ये जो आजकल ये जो बुखारी साहब ने जिसकी तरफ जिक्र किया, ये जो इनकलाबी थे इमरान खान साहब की पार्टी में, ये जो जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि चढ़ जा सूली राम भली करेगा, और जिन्होंने कहा कि वो क्या कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, और जो हॉक्स थे और जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जो चमुखी लड़ाइयों में इमरान खान साहब को जिन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ था, और वो पहले दिन पतली गली से निकल गए। थोड़ा सा सेक पड़ा, थोड़ी सी लगी, बिल्कुल प्रेशर था उन पे, बिल्कुल दबाव था, बिल्कुल सख्ती थी। जब आप अमेरिका और फौज से जंगें लड़ेंगे तो सख्ती भी होगी, दबाव भी होगा, प्रेशर भी होगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे बताइए कि मैं और वो जो हजारों लोग जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, वो क्या किसी के बच्चे नहीं हैं? उनकी कोई माएँ नहीं है, उनके कोई बाप नहीं है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, वो परेशानी में नहीं है। आप तो खैर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। आपने 13 महीने इनको कहा कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, हम अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, हम एब्सोल्युटली नॉट कर रहे हैं, फाइन आपके साथ। लेकिन जब वक्त आया तो आपने उनको छोड़ के तो आप साइड पे हो गए, और आप जिस कायद के अंडर लग रहे थे उसी कायद को, जो दुख की बात है तहरीक इंसाफ के, अब वो लोग खुद से इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में हैं, खुद से उनको हटाने के चक्कर में हैं, खुद से नई चीजों से आगे चक्कर में हैं, खुद से ओहदे छोड़ के साइड पे हो गए। मैं किस किस का नाम लूं? मैं सारे मेरे मुश्किल वक्त होगा फवाद भाई पे, उनका, शेरी मिजारी साहबा, उनका, हमारा जो अरस्तू था, अफलातून था, असद उमर जो दूसरा बड़ा एक कादावर था, वो परवेज खटक साहब, वो इस सैफुल्लाह नियाजी साहब, वो आमिर कियानी साहब, वो, ये मुझे खुशी होती कसम से कि ये उस दिन इमरान खान साहब के पास इस्तीफे रख के बैठ जाते कि भाईजान ये मीर जाफर मीर सादिक की तरफ मत निकलें, ये हमारे सियासी तौर पर हमारे ठीक में नहीं, अगर आपने यही लाइन लेनी है तो हम इस्तीफे दे रहे हैं, हम पार्टी से निकल रहे हैं, मैं मान जाता कि कमाल कर दिया। आप उस वक्त साथ थे, आप उस वक्त आप नाराजन थे, आप उस वक्त आपने उस जलसे के हर जो उठाए हुए थे और थोड़ा सा आया गायब हो गए। अब इनका दुख ये है, जहांगीर तरीन साहब से लेकर शेरी मजारी साहबा और असद उमर तक, कि ये अपनी सीट नहीं जीत सकते, इनके पास वोट बैंक कोई नहीं है, इनको मदद मिले, अपना एक हल्का जीतने के लिए इनको मदद की जरूरत है। ये फारिग हैं ऊपर से, ये शशकी हैं टीवी के, ये शशकी हैं ये अखबारों के, ये बस नाम है। और बदकिस्मत देखिए, मैं इसके हमेशा इसके अगेंस्ट हूं, मैं इसके हक में कभी भी नहीं रहा ये मुरूसी सियासत, लेकिन ये एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी हम लड़ रहे हैं। हाउस ऑफ शरीफ जो नून लीग है, नून लीग हाउस ऑफ शरीफ है, नवाज शरीफ का वोट है, पीपल्स पार्टी भुट्टोज का वोट है, मौलाना जमात उलमा इस्लाम है और जमात उलमा मौलाना है, और तरीके इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तरीके इंसाफ हैं। इनके पास वोट कोई नहीं है तो काउंसलर नहीं जीत सकते थे। आपने कराची में देखा नहीं, काउंसलर हार गए लोग, किस तरह हार गए। तो आखिरी बात भाईजान एक जरूर करनी है, वो अगर आप इजाजत दे दें 1 मिनट के लिए, कि इस वक्त हम तो लोग मायूस हैं, परेशान हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं हम टीवी देखना छोड़ गए, हम मीडिया देखना छोड़ गए, हम ये क्योंकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में दब चुके हैं भाईजान। इतने बुरे हालात हैं। ये जो रियासत बचाने आए थे नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम ने, शहबाज गवर्नर शहबाज परफॉर्मेंस ने, बबाए मईशत इसाक डार ने, हम इस 14 महीनों में मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। इस वक्त आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं, नहीं करेंगे, आगे किस्तें कैसे देंगे, दोस्त ममालिक मुंह नहीं लगा रहे, कमर्शियल इदारे आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और IMF आपके पास आ नहीं रहा। I can handle IMF, I can don't dictate me। और आगे रास्ता क्या बचेगा? इसके ऊपर आगे जरा मैं नुक्ता नजर लूंगा। जरा वो वाले सारे फारिग हो गए। पंजाब के हवाले से जरा रजा रोमी साहब की भी राय ले लूं, फिर उसके बाद इस पे भी हम बात करेंगे अगर वक्त बचा है। तो रजा रोमी साहब, एक तो ये है कि पंजाब में किस पार्टी को आप पॉलिटिकली गेन करते हुए देख रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो वो साइलेंटली
उन्होंने अपने आप को वैसे भी इस हुकूमत के दौरान, इक़्तिदार के दौरान अपने आप को उन वजारतों से दूर रखा जहाँ पर ज़्यादा तनकीद हो सकती थी। और फिर जरदारी साहब की ख्वाहिश भी अपनी जगह मौजूद है, अभी वो ज़ाहिर है भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर भी जा सकते हैं। इस वक्त कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि पंजाब में गेन कर सकती है, फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, जो है पीपीपी को तो आपने देखा है कि इसका इमीडिएट फायदा हो रहा है। बहुत से लोग जो छोड़ रहे हैं पीटीआई को, उनमें से काफी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ गए हैं, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में। मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था कि मुत्तहिदा जनूबी पंजाब का एक महाज बना था जिसका कि मकसद था सराइकी सूबा बनाना। वो सूबा तो ना बन सका। हाँ जी। और अब वो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको इधर से उधर किया जाता है, तो लगता है इसके कुछ लोग जो हैं वो पीपीपी की तरफ भेजे जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो शायद दूसरी पार्टियों में मतगम होंगे। देखिए, जिस तरह के हालात है तो जाहिर बात है इस वक्त जो पीटीआई के अलावा जो जमातें हैं, जो उसकी मुखालिफ जमातें, उनका पलड़ा भारी है। ताकत का तवाजुन जो है वो पहले पीटीआई के हक में था, इस बार वो तवाजुन जो है वो बदल गया है मई 9 के बाद। और अब ये पीडीएम और पीपीपी को इसका फायदा होगा। जो धड़ेबंदी नया धड़ा बन रहा है पीटीआई का, या उसका कोई ग्रुप बनेगा या जो भी होगा, अभी इसकी खदो खाल तो वाजे नहीं है, लेकिन उसको वक्त लगता है। शायद वो कुछ सीटें वगैरह निकालेंगे, लेकिन एक नई पार्टी बनाना और उसको चंद ही महीनों में आगे चलाना करीबन नामुमकिन होता है। इसलिए ऑन अ लाइटर नोट ये जो बुज़दार साहब का ये जो फैसला था, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जरा बताइएगा किसको हुआ? हाय हाय, मेरा जी देखिए, बुज़दार साहब मेरा तब्दीली चांद, मेरा वसीम अकरम प्लस। देखिए, हम तो ये कहा करते थे उस वक्त भी कि इमरान खान साहब ने ये बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने फौज के साथ फड्डा, उनका आगाज ही उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट और उनकी कारकर्दगी पे हुआ। लेकिन अब हमें मालूम है कि वो क्यों वहां पे लगे हुए थे। उसके जो शवाहिद सामने आ रहे हैं, जो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, जिसके ताने बाने खान साहब के घर में मिलते हैं, उनके घर के करीब जो लोग हैं उनके वो वहां मिलते हैं। और जिस तरह की मिस गवर्नेंस और करप्शन उस दौर में देखी गई, उसकी दास्तानें तो कुछ उभर कर आई हैं, कुछ और सामने आएंगी। अगर आप पंजाब में पता कर लीजिए, किसी ब्यूरोक्रेट से पता कर लीजिए, किसी जो है पॉलिटिशियन से पता कर लीजिए, तो वो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही बुरा दौर था। और खान साहब की जो गलती वो महंगी पड़ी है। जी, लेकिन उसके बाद फिर भी दोबारा से उन्हें टिकट दिया जा रहा था। तो अभी भट्टी साहब आपसे भी जवाब लूंगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। और इल्तिमास है भट्टी साहब से, वक्त मुख्तसर है, तो आप उस्मान बुज़दार साहब के मामले को बिल्कुल इग्नोर करते हुए ये बताएं कि ये जो बजट आ रहा है, आवाम के पिसने की हम बात कर रहे हैं और ज़ाहिर है बड़ा कंसर्निंग है, कुछ बेहतरी की उम्मीद है, कुछ रिलीफ कहीं से किसी तरह से दे सकते हैं आवाम को? ये नहीं भाईजान, कोई रिलीफ नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहली बात यह है कि भूखे नंगों का क्या बजट, फ़कीरों का क्या बजट, जिनके अपने पल्ले कुछ ना उनका क्या बजट, और दूसरी बात है जिनका सारा कुछ IMF के पे चल रहा उनका क्या बजट, और गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। महंगाई बहुत ज़्यादा अभी आएगी। इस वक्त जो 1965 से हम महंगाई को करते हैं और 2023 है, तो रिकॉर्ड साज महंगाई है, रिकॉर्ड साज गुर्बत है, रिकॉर्ड साज बेरोजगारी है। दुख ये नहीं है कि ये है, दुख ये भी है। दुख ये है कि ये वो लोग थे जो महंगाई मुकाने आए थे, जो सस्ती गैस देने आए थे, जो सस्ती बिजली देने आए थे, और जो कहते थे कि इमरान खान निकम्मा और नाइल है। आई गॉट योर पॉइंट सर। वक्त हम ठीक है। बुखारी साहब, सर ये फरमाइएगा कि ये जब कुर्बानियों की बात होती है, ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात होती है, तो सारा मलबा अवाम तैयार हो जाते हैं, दे ब्रेस फॉर इम्पैक्ट कि हमारे ऊपर ही आना है। हुकूमत खुद क्या कुछ बर्दाश्त करती है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई इस हवाले से बहुत अच्छी रवायत तो हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हुकूमत के अपने अल्ले तल्ले तो उसी तरह जारी रहते हैं। नॉन एक्सपेंडिचर बजट जो है वो आज तक कभी कम होके दिया नहीं है। जो इकॉनमी की हमारी सूरत हाल है उसके बारे में मैं ऑब्जेक्टिवली दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं अभी चीन से वापस आया हूँ, एक दौरे पर गया हुआ था मैं वहाँ पर।
अगर तो आपने अमेरिका के कहने पर सी पैक को छोड़ना नहीं है तो फिर आप दुनिया के जो मालियाती अदारे हैं उनसे किसी खैर की तवक्को ना रखें। जिस किस्म की जिल्लत हम बर्दाश्त कर रहे हैं IMF के हाथों में, इसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं है। इसकी श्रीलंका भी मिसाल नहीं है जो डिफॉल्ट कर चुका, उसके बावजूद IMF ने उसको पैसे दिए। लेकिन हमारे बारे में वर्स्ट तरीन सैंक्शंस हम भुगत चुके हैं, लेकिन जो कुछ हमारे साथ IMF कर रहा है उसकी कोई पैरेलल और कोई मिसाल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर हमने चीन के साथ मिलकर सी पैक को आगे लेके जाना है तो फिर हमें इस तरफ से आंख बंद करनी पड़ेगी और हमें वो रवैया इख्तियार करना पड़ेगा जो ईरान ने तवील सैंक्शंस के बाद किया कि खुद इन्हसारी की तरफ चलें, अपने जो लल्ले तलल्ले हैं वो छोड़ें और अवाम की बहबूद का सोचें। इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। डिफॉल्ट होता है तो हो जाए, लेकिन जो नेशनल प्राइड है वो लेकिन वो नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक कौम होने का सबूत दिया, हुजूम होने का नहीं। दैट्स द डिफरेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल। रजा रोमी साहब, आप ये फरमाइएगा कि कोई बेहतरी की और जो जिस जानिब इशारा किया सलीम बुखारी साहब ने कि ये सी पैक ज़ाहिर है कि एक बड़ा एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और उसके लिए पाकिस्तान की मुआशी हालत को बदल सकता है, लेकिन हमने और काफ़ी चीज़ें सुनी थी। अब ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी जो बात करें कि IMF में जाए बगैर कुछ नहीं हो सकता वरना डिफ़ॉल्ट पक्का है, आवाम के लिए कुछ बेहतरी की कोई नवीद या उम्मीद आपको दिखाई देती है ओवरऑल इस सूरत हाल में? नहीं, देखिए, आवाम के लिए अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपकी जो है ये हो नहीं सकती, मईशत जो है वो किसी पार लग नहीं सकती। जब तक आप फैसले नहीं करेंगे, बड़े मुल्क में अहम फैसले करने वाले हैं जहां पे आपको बहुत ज़रूरत है मुख्तलिफ अहम पॉलिसी डिसीजंस लेने की, अपनी बीमार जो एंटरप्राइजेज हैं पब्लिक उनको ठीक करने की, टैक्सेस का निजाम ठीक करने के लिए, वो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी वो फैसले कौन लेगा? ये मौजूदा हुकूमत लेगी? दे आर जस्ट पासिंग द बकेट। कोई कहता है हमारी हुकूमत नहीं है, दूसरा कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है। नहीं, मौजूदा हुकूमत का तो मियाद जो है वो खत्म हो रही है। उनको तो बजट पेश करना है, उसके महीने 1.5 महीने में तो वो असेंबली जो इसके ये अगस्त के शुरू तक इसकी है टाइम, 2 महीने भी नहीं, अब तो महीना रह गया। ये असेंबली और गवर्नमेंट तो जाएगी और उसके बाद जो है एक अगली जो है निगरान हुकूमत आएगी और निगरान हुकूमत भी कुछ फैसले नहीं कर सकती, उसको भी इलेक्शन ही करवाने होते हैं। मुस्तकबिल की हुकूमत है वही करेगी। इस हुकूमत के हाथ में अब कुछ नहीं है, इससे आप कोई तवक्को ना करें। जैसे इन्होंने कहा इनकी परफॉर्मेंस और के जो मसाइल हैं वो इस तरह चलते रहेंगे। जी चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा रोमी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बुखारी साहब। थोड़ा सा तज्जिया किया हमने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे कि आगे क्या बेहतरी की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन मसला दरअसल ये है कि उसके लिए यकसुई की ज़रूरत है, एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, इलेक्शंस की ज़रूरत है और मजबूत फ़ैसलों की ज़रूरत है। और हुकूमत को भी सारा बार आवाम पर नहीं डालना चाहिए बल्कि कुछ बोझ खुद भी बर्दाश्त करना चाहिए। प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।